जय हिंद प्यारे साथियों, सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। चलिए आज हम लोग फिजिक्स को चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज है इसका वन शॉट करेंगे, मतलब कि एक ही क्लास में सारा का सारा सब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए आपको क्या करना होगा कि इस लेक्चर को आराम से कहीं पे बैठ जाए कोने में, और एक रफ कॉपी ले सकते हैं, रफ कॉपी लीजिए और पूरा आनंद लीजिए, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ठीक ना। तभी आपको इसका फायदा होगा। कल हम कराए थे, जैसे कि कल क्या कराए थे, मैंने कल मैथमेटिक्स पढ़ाया था। कल मैं मैथ का चैप्टर नंबर 5 पढ़ाया था। तो बहुत सारे बच्चे तो क्या किए थे ना कि खाली चैप्टर में थोड़ा सा देखे थे और फिर छोड़ दिए थे। उनको लगा कि ऐसे ही, मतलब कि ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, कुछ आएगा। देखो बाबू, मैं जितना क्वेश्चन करा दिया हूँ ना, यूट्यूब पर कोई नहीं कराया होगा। इस चैप्टर का जितना मैं कराया हूँ क्वेश्चन 2.5 घंटा में, उतना कोई नहीं कराया होगा। मैं पूरा कंसेप्ट क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन बैंक पूरा सोल्यूशन करा दिया हूँ, ठीक ना। तो आप लोग इस लेक्चर को देखिएगा। यहाँ से कम आपके एग्जाम में, यहाँ से कितना कम ना बाबू, तो आपके एग्जाम में 20 से 25 नंबर के पूछेगा। तो इसको 2 से 3 बार इस लेक्चर को देख लीजिएगा। अब मैं इतना दावा करके कहता हूँ कि 20 से 25 नंबर, जो अगर मेरा लेक्चर कम से कम 2 बार देख लेगा ये चैप्टर का डिफरेंशिएशन वाला, उसका 20 से 25 नंबर ऐसे ही क्लियर रहेगा, ठीक है। तो आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। आज क्या है सब, तो आज हम लोगों का है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, तो इसमें सबसे पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे कि इसमें बहुत सारा चैप्टर है, इसमें पहला चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर लिखिए। देखिए मैं यहाँ पे कोई भी पीडीएफ नहीं लेके आया हूँ, पीडीएफ से नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऐसे लिख लिख के मेहनत कर करके आपके साथ पढ़ाऊंगा। तो आपको भी मेरे साथ मेहनत करना है कि हाँ सर, मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगा। चलिए लिखिए, क्या है सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब स्थिर वैद्युति। स्थिर वैद्युत, क्या है, स्थिर वैद्युत चैप्टर का नाम है, ठीक ना। अब देखिए आप लोग जानते होंगे स्थिर वैद्युत मतलब, स्थिर मतलब क्या होता है, स्थिर मतलब रुका हुआ। अब वैद्युत मतलब चार्ज, मतलब चार्ज इसमें क्या होगा सर, इसमें चार्ज होगा ना, इसमें चार्ज, बोलिए कि इसमें चार्ज होगा जो रुका हुआ होगा। क्या होगा, रुका हुआ। मान लीजिए कि यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है Q, तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक ना। और अगला चैप्टर जब पढ़िएगा, नेक्स्ट चैप्टर आएगा, तो उसमें जो Q होगा, Q ई भी, इसका वेलोसिटी 0 नहीं होगा, मतलब ये जा रहा होगा, ठीक ना। आगे पढ़िएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या होगा कि स्थिर विद्युत किसे कहते हैं, ठीक है। स्थिर विद्युत, चलिए कि इसका डेफिनेशन हो जाएगा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान। और देखो जल्दी से सभी लोग शेयर कर दीजिए 1 मिनट के अंदर, ठीक ना, ताकि सभी आपके दोस्त, सभी आपके जो जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, सभी लाइव आ जाएं जल्दी से, ठीक है। जल्दी से शेयर कर दीजिए। तो तब तक मैं डेफिनेशन रोकता हूँ। शेयर कीजिए, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, ठीक ना। जल्दी से 1 मिनट में शेयर कर दीजिए, ताकि आज इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करें। हो गया, जल्दी से कर दीजिए। और सभी लोग अपने स्टेटस पर लगा लीजिए, सभी लोग इसको अपने स्टेटस पर लगा लेना है, ठीक ना। सभी लोग अपने स्टेटस पर लगा लीजिए, सभी लोग स्टेटस पर भी लगा लीजिए, जहां पर भी आपको मतलब कि एक्सेस मिला हुआ है, जिस ग्रुप में, उस ग्रुप में भेज दीजिए सभी। तभी आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज के सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक ना। इसमें बच्चों को रहना बहुत ही जरूरी है। कर दीजिए जल्दी से। हो गया, आई होप हो गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या था हमारा, हमारा था स्थिर वैद्युत का इंट्रोडक्शन देख रहे थे, ठीक ना। अगला अगला पक्ष लिखिए, क्या, इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। थोड़ा अब हम लोग स्पीड में चलेंगे, ठीक है, ताकि पीछे वाला जो बहुत बड़ा चैप्टर है ना, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में लिखिए, इंट्रोडक्शन, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान
भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर विद्युत का अध्ययन किया जाता है। किसका? स्थिर विद्युत का अध्ययन किया जाता है। स्थिर विद्युत का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, हो गया इंट्रोडक्शन। ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन जानना जरूरी है ना, इसीलिए मैं करवा दिया हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे लिखिए। अगला पॉइंट है, देखिए अब पॉइंट बाय पॉइंट बनाते जाएंगे, ठीक ना। आई होप। चलिए आगे देखिए, अगला पॉइंट लिखिए। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट सब आएगा, ठीक ना। अगला लिखिए आवेश। आवेश लिख के डैश दीजिए। आवेश किसे कहते हैं? आवेश मतलब चार्ज। आवेश मतलब चार्ज, ठीक है। जल्दी से लिखिए तो इसको। चार्ज लिख लिए? चार्ज, जल्दी से लिखिए। चार्ज लिखिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। लिख लिए? देखिए यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखते हैं। आवेश किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण है। देखिए आवेश किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण है। आंतरिक गुण है जो विद्युत बल आरोपित करता है। आरोपित करता है या करने की कोशिश करता है, करने की कोशिश करता है, ठीक है। करने की कोशिश करता है। चार्ज लिख लिए? अब यहाँ से चलते हैं, ठीक ना। यहाँ तक हो गया होगा आप अभी आज सभी लोगों का। यहाँ से चलते हैं, अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट है कि आवेश की संकल्पना। अगला पॉइंट लिखिए, आवेश की संकल्पना। दूसरा है आवेश की संकल्पना। आवेश की संकल्पना, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर? इमेजिनेशन ऑफ चार्ज। क्या? इमेजिनेशन ऑफ चार्ज। इमेजिनेशन ऑफ चार्ज। इमेजिनेशन ऑफ चार्ज हो गया। इसका लिखिए, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ से लिखिए। इसके में लिखिए आवेश की संकल्पना। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दिया जाता है। दिया जाता है। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो उस पर ऋण आवेश तथा यदि इलेक्ट्रॉन की क्या होगा? कमी होती है तो
उस पर धन आवेश आ जाता है, धन आवेश आ जाता है। क्लियर है? देखिए क्या है, कोई वस्तु, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे ये वस्तु रहा, ये वस्तु रहा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि ई वाला में से, ई वाला में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पे, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, तो माइनस की संख्या क्या होगा सर, बढ़ जाएगा, तो ई क्या चीज हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ई का चार्ज क्या हो जाएगा सर, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मानिए कि इस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ बचेगा क्या, पॉजिटिव, मतलब प्लस बचेगा, तो इसमें इसका चार्ज क्या हो जाएगा, इसका चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। देखिए ध्यान से देखिए, कोई भी वस्तु होता है ना बाबू, तो कोई भी वस्तु हमेशा न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल कहने का मतलब कि उस पर टोटल चार्ज निकालिएगा तो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक ना। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो आगे चलेंगे, ठीक है। जल्दी से इसको मतलब कि आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए जल्दी से, ताकि हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, या तो कैसे भी करके नोट कर लीजिएगा। चलिए ले लीजिए, हो गया, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है आवेश का, मतलब कि इलेक्ट्रॉन कह रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, बोला है यहाँ, बोला ना कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर किया जाता है। हम पूछे कि सर प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं किया जाता है, क्या रीजन है कि प्रोटॉन के आधार पर नहीं किया जाता है, तो रीजन मैं बोल देता हूँ, ठीक ना, उतना इंपॉर्टेंट ना है। देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आधार पर नहीं किया जाता है, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन होता है इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पे मैं करवा देता हूँ, ठीक है, अगला को, क्योंकि मास ऑफ, दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक ना, आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन के आधार पर नहीं किया जाता है, क्यों, के आधार पर नहीं किया जाता है, किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्यों प्रोटॉन के आधार पर नहीं किया जाता है, क्यों। एक क्वेश्चन भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक ना, कि आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर नहीं किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता है सर, बताइए रीजन। देखो बाबू रीजन देखो, उत्तर वही आंसर में देखिए, तो देखो फर्स्ट रीजन है ना, फर्स्ट रीजन कि, फर्स्ट रीजन है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान, पहला लिखिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का 1837, इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पे लिखिए इलेक्ट्रॉन से कितना होता है, 1837 गुना, इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना अधिक होता है, गुना अधिक होता है, गुना अधिक होता है, ठीक। फर्स्ट रीजन है, फर्स्ट रीजन हम लोग लिखे कि मास ऑफ प्रोटॉन होता है, वो क्या होता है सर, 1837 गुना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ये वाला याद रखिएगा, ठीक ना, ये वाला। ये वाला सेकेंड रीजन है, सेकेंड रीजन है, सेकेंड रीजन लिखिए, दूसरा, दूसरा है कि प्रोटॉन, प्रोटॉन नाभिक में स्थिर होता है, प्रोटॉन नाभिक में स्थिर होता है, में स्थिर होता है, होता है, जिसके बीच, जिसके बीच मजबूत, जिसके बीच मजबूत आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके बीच मजबूत आकर्षण बल कार्य करता है, बल
कार्य करता है, मजबूत आकर्षण बल कार्य करता है। जो होता है ना, देखिए यहाँ पे जो प्रोटॉन होता है, मान लीजिए कि नाभिक रहता है यहाँ पे स्थिर होता है, यहाँ पे प्रोटॉन स्थिर होता है, ठीक ना। तो इसको निकालना बहुत क्या होता है, मुश्किल होता है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्या है, अगला आवेश का गुण, आवेश का गुण लिखिए। अगला आवेश का गुण, आवेश का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज मतलब आवेश का, ओ भाई सॉरी, देखिए यहाँ आवेश का क्या है, आवेश का गुण, कौन कौन सा आवेश का गुण होता है, ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट है। पहला है, पहला लिखिए आवेश के गुण में, पहला लिखिए आवेश के गुण में, पहले लिखिए, पहला है कि सजातीय आवेश के बीच, सजातीय आवेश के बीच, सजातीय आवेश के बीच आकर्षण होता है। सजातीय आवेश के बीच क्या होता है सर, आकर्षण होता है। सजातीय आवेश के बीच आकर्षण होता है। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, जैसे कि यहाँ पे हम दो गो चार्ज ले लेते हैं, ठीक ना, एक चार्ज हुआ एंड दो गो चार्ज हुआ, ठीक है। मान लीजिए कि इस पर चार्ज, इस पर है, ठीक है। देखिए इस पर है ना, इस पर हम लोग चार्ज लिए, ई मान लीजिए कि नेगेटिव है, यहू मान लीजिए कि नेगेटिव है, तो दोनों का होगा सर, दोनों के बीच आकर्षण बल लगेगा, ठीक है। दूसरा लिखिए, विजातीय आवेश के बीच, दूसरा है विजातीय आवेश के बीच, विजातीय आवेश के बीच विकर्षण होता है, विजातीय आवेश के बीच विकर्षण होता है ना। ऐसे ही रहेगा, मान लीजिए कि यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ पे एक चार्ज है, तो मान लीजिए कि ये माइनस माइनस था, ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसके बीच क्या होगा, प्लस और माइनस है, तो प्लस और माइनस है, तो ये इधर में है, मतलब कि भागेगा, ये इधर में है, भागेगा, ठीक है। दोनों के बीच क्या होगा, विकर्षण होगा, ठीक है। मान लीजिए कि दूरी r है। थर्ड लिखिए, थर्ड है, थर्ड लिखिए, थर्ड है, थर्ड क्या है भाई, थर्ड लिखिए, आवेश वेग के साथ, आवेश वेग के साथ, वेग के साथ अचर होता है, साथ अचर होता है, अचर होता है। आवेश वेग के साथ क्या होता है, अचर होता है, मतलब वेग पर डिपेंड नहीं करता है। अगला लिखिए, आगे लिखिए, अगला पॉइंट। यहाँ तक आई होप सभी लोग लिख लिए हैं, लिख लीजिए सभी लोग, तब आगे चलते हैं। हो गया, आगे चलते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट लिखिए, चौथा है आवेश एक सदिश राशि है। खोजी है, आवेश एक सदिश राशि, आवेश एक सदिश राशि है, आवेश एक सदिश राशि है। पांचवा लिखिए, आवेश क्वांटीकृत होता है, आवेश कैसे होता है, आवेश क्वांटीकृत होता है। अभी क्वांटीकृत क्या है तो अभी समझाएंगे, क्वांटीकृत होता है, आवेश कैसे होता है, क्वांटीकृत होता है, ठीक है। आगे लिखिए, अगला में चलते हैं, आगे को बचा है थोड़ा सा पॉइंट। छठा पॉइंट लिखिए,
यहाँ तक नोट कर लीजिए, सभी लोग नोट कर लीजिए यहाँ तो। तब चलते हैं आगे। छठा पॉइंट है, यहाँ तक हो गया ना, थोड़ा बड़ा करते हैं। लिखिए, अगला है आवेश। आवेश हमेशा संरक्षित होता है। आवेश का कहते हैं हमेशा संरक्षित होता है, संरक्षित होता है। आवेश हमेशा क्या होता है सर? संरक्षित होता है। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। तो फिर हम आगे अगला टॉपिक पर चलते हैं, ठीक ना। यहाँ तक जल्दी से कर लीजिए, ठीक ना। आगे चलते हैं अगला टॉपिक पर। हो गया। अगला लिखिए, अगला है आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। अगला है आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। सॉरी, आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। ठीक है, लिखिए आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटनाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटनाइजेशन ऑफ चार्ज लिखिए जल्दी से इसको, ठीक ना। क्वांटनाइजेशन ऑफ चार्ज लिखिए। इसमें इस नियम के अनुसार इसमें लिखते हैं, ठीक ना। देखिए यह है ना, बहुत सिंपल है। इसमें है इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? पूर्ण गुणज। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, गुणज होता है, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे मैं बोल दूं Q इक्वल टू क्या होगा सर? तो एन ई होगा। Q इक्वल टू क्या होगा? एन ई। ध्यान से देखना बाबू, यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत सारा मिलेगा, ठीक ना। Q इक्वल टू क्या है? एन। एन क्या है? तो एन नंबर है। एन क्या है? एन नंबर है। एन क्या है? एन कोई नंबर। एन क्या है? एन एन ही नंबर, जैसे 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। जैसे हम पूछ दे कि यहाँ पे एन इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज, मतलब पूरा पूरा गुणज, हम ऐसे पूछे कि Q इक्वल टू क्या 1/2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है? तो बोलिए, बोलना है कि नहीं सर, नहीं हो सकता है। वो ये हो सकता है 1/2। ये बताइए। अगला है कि Q इक्वल टू 1/5 इलेक्ट्रॉन ये हो सकता है? ये वाला बताइए। ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक ना। कहा गया कौन सा चार्ज संभव नहीं है? तो पता कैसे करें? इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज है, तो मतलब कि एन का मान 1 2 3 4 5 6 रहेगा तो ठीक है, ठीक ना। ऐसे रहेगा तो ये चार्ज संभव नहीं है, ठीक ना। इसको याद रखेगा, बहुत भी क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, आवेश संरक्षण के सिद्धांत। बहुत भी आया है आवेश संरक्षण के सिद्धांत, यहाँ तक कर लीजिए। इसके बाद आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर चलते हैं।
हो गया। देखिए आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इंग्लिश में लिख रहे हैं, छोड़ो इंग्लिश की क्या जरूरत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत जल्दी से इसको कीजिए। देखिए इसका मैं लिखता हूँ, ठीक ना, आप लोग लिखिए साथ साथ कि विलगित निकाय की किसी प्रक्रिया में, विलगित निकाय की प्रक्रिया में, विलगित निकाय की प्रक्रिया में, प्रक्रिया में नेट आवेश, नेट आवेश प्रक्रिया के बाद, प्रक्रिया के बाद और प्रक्रिया के पहले और प्रक्रिया के पहले बराबर होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। अर्थात, अर्थात आवेश संरक्षित रहता है, अर्थात क्या चीज, आवेश संरक्षित रहता है, आवेश संरक्षित रहता है, ठीक है। अर्थात आवेश संरक्षित, देखिए जैसे ही हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होगा मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसका करवा दूंगा, ठीक ना। आवेश संरक्षित रहता है, यहाँ तक हो गया। ध्यान से देखिए, देखिए मान लो कि कोई हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल एगो प्रक्रिया है Na और प्लस कर दिए Cl माइनस, क्या आएगा यहाँ से आएगा NaCl। अब देखिए यहाँ पे चार्ज कितना था, 1 था। यहाँ पे मैं ऐसे लिखूं, प्रक्रिया के पहले आवेश, प्रक्रिया के पहले, यहाँ लिखता हूँ प्रक्रिया के बाद, प्रक्रिया के बाद यहाँ लिखते हैं नेट आवेश, नेट आवेश, ठीक है, नेट आवेश, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार 2-3 बार पूछा गया, ठीक ना। ध्यान से देखिए, यहाँ पे धन आवेश लिखते हैं, धन आवेश, धन आवेश, यहाँ लिखते हैं ऋण आवेश। देखो तो प्रक्रिया के पहले, अरे भाई थोड़ा सा इसको यार क्या हो रहा है, चलिए इसको यहाँ से मिटा देते हैं ना। यहाँ देखिए, यहाँ लिखते हैं धनावेश, धनावेश, यहाँ लिखते हैं ऋणावेश, ऋणावेश, ठीक है। देखिए धनावेश प्रक्रिया के पहले कितना है, तो पहले एक है, पहले कितना है सर, एक है धनावेश। अब प्रक्रिया के पहले ऋणावेश के है, तो ये प्लस एक है, ये माइनस एक है, ठीक है। प्रक्रिया के बाद का चीज है, प्रक्रिया के बाद, अरे गलत क्या बना, प्रक्रिया के पहले, सॉरी कहाँ लिखना था कहाँ लिखा गया, यहाँ पे लिख देते हैं, उल्टी ये वाला लिखा गया है, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे धनावेश, धनावेश, यहाँ लिखेंगे ऋणावेश, ऋणावेश, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे प्रक्रिया के पहले, प्रक्रिया के पहले, यहाँ लिखेंगे प्रक्रिया के बाद, प्रक्रिया के बाद।
अब देखिए प्रक्रिया के पहले धनावेश कितना है, तो प्रक्रिया के पहले धनावेश 1 है, ऋणावेश कितना है -1 है, तो नेट आवेश कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ के 0। प्रक्रिया के बाद ये क्या है 0, ये भी क्या है 0, और यहाँ भी क्या आएगा 0 आएगा। बोलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब चलते हैं अगला पे, यहाँ तक देख लीजिए, किसी को डाउट है तो देख लीजिए, पूछ लीजिए, ठीक ना। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला देखिए कूलम्ब बल, क्या सर, कूलम्ब बल, कूलम्ब बल, कूलम्ब बल, कूलम्ब फोर्स, कूलम्ब फोर्स। कूलम्ब फोर्स, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, कूलम्ब नाम के एगो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, वो नियम दिए, ठीक ना। क्या नियम दिए, विद्युत बल से संबंध में, मतलब कि जो चार्ज के बीच जो बल लगता है उसके संबंधित है। इनका फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ क्या था सर, फर्स्ट लॉ था कि दो आवेशों के, पहला था दो आवेशों के, दो, पहले आवेश बना देते हैं ना, हाँ आज ये पहले आवेश बनाते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं तो टाइम लग जाएगा बहुत सारा। यहाँ आवेश हो गया, ठीक है। इसके बीच मान लीजिए कि ए रहा, दूरी है, दूरी, और यहाँ पे ये मान लीजिए कि प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ठीक ना। इसके बीच की दूरी कितना है सर, बीच की दूरी आर है, बीच की दूरी आर, तो प्लस और माइनस, प्लस से प्लस ले लेते हैं, ठीक ना। तो इधर ये रिपेल करेगा, इसको टेलेगा, और इसको इधर टेलेगा, माने कि बॉल यहाँ पे एफ लग रहा है, यहाँ पे एफ लग रहा है, ठीक ना, एफ लग रहा है, एफ लग रहा है। तो कूलम्ब महोदय एक नियम दिए, क्या नियम था उनका, उनका नियम क्या था, इसको नीचे कर देते हैं ना, यहाँ पे पहले नियम लिख देता है, पहले नियम लिखिए, दो आवेशों के बीच, दो आवेशों, दो आवेशों के बीच, के बीच लगने वाला, लगने वाला बल, लगने वाला बल दोनों आवेश के, दोनों आवेश के, दोनों आवेश के, दोनों आवेशों के, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, के गुणनफल के समानुपाती, गुणनफल के क्या, समानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के, तथा उनके बीच की दूरी के, दूरी के वर्ग के, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, होता है, उनके बीच की दूरी को वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए ये रहा हमारा चार्ज, ठीक है। सॉरी, अरे भाई क्या हो जा रहा है, यहाँ से देखिए ध्यान से, देखिए कह रहा है ना, फर्स्ट नियम का, दोनों के बीच लगने वाला आवेश, मतलब बल जो एफ लग रहा है, तो पहला बोला ना कि एफ जो लग रहा है ना, वो दोनों आवेश के, दोनों आवेश के, दोनों आवेश के गुणनफल के, मतलब Q1 गुना Q2 के, Q2 के समानुपाती होता है, कुछ होता है समानुपाती होता है। इसको हम मान लिया पहला समीकरण, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और दूसरा हम मान रहे हैं कि, दूसरा कह रहा है कि उनके बीच की दूरी के, मतलब कि बीच की दूरी कितना हो गया, आर हो गया, आर है ना दो बीच की दूरी, वर्ग के, वर्ग कर दिए इसका, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, इसको मान लिए समीकरण नंबर 2,
अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से चलते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से चले तो एफ बराबर आ जाएगा, एफ बराबर आ जाएगा, एफ समानुपाती आ जाएगा Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर आ जाएगा ना। यदि समानुपाती के चिन्ह हटाए तो एफ बराबर आ जाएगा के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये हमारा कूलम का नियम आ गया, ठीक है, कूलम का नियम। ध्यान से देखिएगा इसको, यहाँ से बहुत सारा मैं पॉइंट बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी का, यहाँ तक आई होप सभी का क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ से आपको सब पूछ सकता है कि के का मान निकालिए। देखिए यहाँ पे जो के होता है ना, के क्या है सर, के कोई कांस्टेंट है, के क्या है, के कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब नियत, जिसका मान नहीं बदलता। के का मान कितना होता है सर, के का मान होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। कितना होता है के का मान, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। एक बार मान याद रखिए कितना, 9 गुने 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर ये होता है, ठीक है। अब देखिए के का ऐसे मात्रक हम यहाँ लिखे हैं, लेकिन ये आया कैसे अभी निकालते हैं, ठीक ना। यहाँ मैं निकलवा देता हूँ इसका के का ऐसे मात्रक, के का एसआई मात्रक, के का ऐसे मात्रक, ठीक है, के का ऐसे मात्रक निकालते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यदि हम के का मान निकालना है तो तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एफ आर स्क्वायर इधर क्या आएगा, एफ आर स्क्वायर। ई वाला Q1 Q2 को नीचे कर दीजिए तो आ जाएगा Q1 गुना Q2 बराबर के, यही ना आएगा। अब आपको से पूछे कि बताओ बाबू एफ का मात्रक का क्या होता है, तो एफ क्या है सर, एक बल है, बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, बल का न्यूटन। ये कर हो जाएगा मीटर स्क्वायर बटा का जो है कूलम, चार्ज है, चार्ज का मात्रक कूलम होता है, तो हो जाएगा कूलम गुना कूलम के। तो यहाँ से क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। यहाँ तक जल्दी से कर लीजिए तो फिर आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मात्रक का ये वाला मान भी, ठीक ना। यहाँ से पूछ सकता है आपको से, एक बार लिखिए तब उतारिएगा। इप्सिलॉन नोट, इप्सिलॉन नोट का मान तो कितना होता है, 8 गुने 8 5 गुने 10⁻⁻12 फैराडे मीटर इनवर्स। ये वाला भी, ठीक ना। जल्दी से, अब जल्दी से इसको लिख लीजिए, रोक के लिख सकते हैं ना, तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए ना, फिर आराम से लिखते रहिएगा। हो गया, चलते हैं अब आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए आ जाइए नेक्स्ट पर। देखिए एफ बराबर क्या है सर, एफ बराबर आया, ध्यान से देखिए, एफ बराबर आया, एफ बराबर आया, एफ बराबर, ए बराबर क्या आया, के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर ही ना, एफ बराबर के Q1 Q2 बटा। यदि हम एफ बराबर ऐसे लिखे तो के का मान कहता हूँ तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अब बटा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर ही ना। एफ के जगह यदि हम मान रख दें, के का मान यही होता है ना, तो यदि यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं एफ है एयर में, कोची में है, एयर में है, क्या है, नॉट मतलब होता है निर्वात में, नॉट मतलब निर्वात, और निर्वात या एयर में होता है, ठीक ना। तो देखिए हम क्या बोल रहे थे, एफ है एयर आया है, ठीक ना, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ठीक, ये आया है। इसको मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण, इसको क्या मानते हैं, इसको फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं, ठीक है, इसको पहला समीकरण। इसको पहला समीकरण हो गया। अब यदि हम लिखे यहाँ पे कि एफ है, एफ मीडियम में लिखे थे सर, तो मीडियम में लिखे थे तो यहाँ ए था तो यहाँ नॉट आ गया, ठीक ना। यहाँ मतलब एफ ए को एफ ऐसे नॉट भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो नॉट है तो नॉट है, तो यहाँ एम है तो एम आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन एम, क्या आएगा इप्सिलॉन एम, इप्सिलॉन एम सेम आएगा Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। इसको मानिए समीकरण नंबर 2, ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब देखिए ए 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्या करते हैं, समीकरण 1 को 2 से डिवाइड, समीकरण
1/2। तो 1 क्या था सर, एफ ए, और डिवाइडेड हो जाएगा एफ एम। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये नीचे क्या है, नीचे है 1/4 पाई इप्सिलॉन एम Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट दीजिए। देखिए 1/4 पाई से 1/4 पाई, इसे क्या बचा, अच्छा 1/इप्सिलॉन नॉट बटा 1/इप्सिलॉन एम। यदि इसको ई में मल्टीप्लाई हुए ऊपर चल जाएगा तो ई एम बटा सॉरी ये आ गया एफ एम बटा, ठीक है, क्या आया यहाँ पे लिखते हैं एफ ए बटा एफ एम इक्वल टू कितना है सर, इक्वल टू आया ई एम बटा इप्सिलॉन एम आ गया, ठीक ना। यदि यहाँ पे एक सूत्र होता है, क्या होता है सर, सूत्र होता है ई आर बराबर होता है, ई आर बराबर होता है एफ ए बटा एफ एम, ई आर बराबर होता है ई एफ ए बटा एफ एम, ठीक है। ये वाला देखिए, तो ये वाला यहाँ पे यदि लिखे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके जगह पे ई आर लिखा जाएगा ना, ई आर, तो यहाँ से ई एम बटा ई नॉट आ जाएगा, ठीक। अब तीसरा तीसरी यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ई एम बराबर हो जाएगा, ई एम बराबर ई इप्सिलॉन नॉट ई आर, इप्सिलॉन नॉट ई आर हो जाएगा, ये हमारा, ठीक है, संबंध बन गया, ठीक ना, याद रखिएगा। अब बोलिएगा कि सर इप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ई आर क्या होता है, और ई एम क्या होता है, तो क्या होता है, ध्यान से देखिए, ई इप्सिलॉन नॉट, ठीक, ये होता है निर्वात का पैरावैद्युशीलता, निर्वात की पैरावैद्युशीलता, पैरावैद्युशीलता। दूसरा है ई आर, ई आर क्या होता है, ई आर होता है ई आर होता है पैरावैद्युशीलता, क्या होता है, पैरावैद्युशीलता, ई आर होता है पैरावैद्युशीलता। ई एम क्या होता है, ई एम होता है माध्यम का पैरावैद्युशीलता, ये क्या होता है, माध्यम की पैरावैद्युशीलता, पैरावैद्युशीलता। हम सोचे कि माइक बंद है क्या, अगर माइक बंद रहता तो मतलब कि इतना देर से पता नहीं चलता क्या, ये वाला याद रखिएगा। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, देखिए क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है सब, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ई आर का मान, ई आर का मान ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक ना। पानी के लिए लिखे, पानी के लिए, पानी के लिए, पानी के लिए ई आर का मान कितना होता है, ई आर का मान 80 होता है, ई आर का मान कितना होता है 80। हवा या निर्वात के लिए, हवा या निर्वात के लिए, हवा या निर्वात के लिए कितना होता है ई आर का मान, ई आर का मान 1 होता है। अगला है हवा या निर्वात के लिए हो गया। अगला है धातु के लिए कितना होता है, धातु के लिए, धातु के लिए कितना होता है सर, धातु के लिए ई आर बराबर होता है इंफिनिटी। देखो अब ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, बहुत भी है, ठीक ना। देखिए इतना सारा मैं पढ़ा दिया हूँ आपको बिना, मतलब कि ऐसे ही मतलब कहने का मतलब है कि पीडीएफ से नहीं पढ़ाए, ठीक ना। अब ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारा बनेगा, दिखाऊंगा मैं आपको, जल्दी से इसको कीजिए तो फिर चलते हैं नेक्स्ट पर। हो गया, स्क्रीनशॉट लेके कर लीजिएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, अगला है विद्युत क्षेत्र, ध्यान रखिएगा यहाँ से, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। देखिए विद्युत क्षेत्र क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देखिए इसका लिखिए डेफिनेशन लिखते हैं। किसी आवेश के किसी आवेश के किसी आवेश के किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें जिसमें कोई दूसरा आवेश कोई दूसरा कोई दूसरा कोई दूसरा आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है, विद्युत बल का अनुभव करता है, उसे उस वस्तु का उसे उस आवेश का उसे उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं, उसे उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई यहाँ पे आवेश है ना, यहाँ पे कोई आवेश Q है, इसके कारण क्या होगा, इसके चारों तरफ जो मतलब कि उत्पन्न होगा विद्युत क्षेत्र इसके चारों तरफ, इसी को क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोलेंगे, ठीक ना। कोई दूसरा आवेश इधर रखिएगा ना, तो इधर मान लीजिए कि प्लस क्या है, इहो प्लस के रखेंगे, तो एक दूसरे के मतलब कि इकर क्षेत्र में रखिएगा तो एक दूसरे के रिपेल करेगा, ठीक है। इसको जल्दी से कीजिए, तो फिर आगे चलते हैं वीवीआई क्वेश्चन की तरफ। यह बहुत वीवीआई, यहाँ से सब वीवीआई है, मतलब जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सब खाली वीवीआई ही पढ़ाऊंगा, मतलब ये वो बेकार वाला चीजें नहीं पढ़ाऊंगा, ताकि हम लोग का एग्जाम नजदीक है ना, इसीलिए चलिए जल्दी से इसको कर लीजिए। आगे लिखिए, अगला पर चलते हैं। अगला लिखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, किसी बिंदु पर, लिखिए इसका डेफिनेशन, किसी बिंदु पर देखिए अब सबका डेफिनेशन अलग अलग हो सकता है, ठीक ना। आप कहीं पढ़े होंगे तो अलग डेफिनेशन लिखाएंगे, मतलब सबका कहने का मतलब सेम होगा, मतलब लिखवाने का मतलब अलग अलग होगा, ठीक ना। तो किसी का मतलब सोचिएगा नहीं गलत है, गलत नहीं है। किसी बिंदु पर किसी परीक्षण आवेश, यहां से लिखिए, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी परीक्षण आवेश को, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी परीक्षण आवेश के कारण उत्पन्न
विद्युत विद्युत बल को उस परीक्षण आवेश से विभाजित करने पर जो प्राप्त होता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। 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 ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, कैसे होता है, इसका देखिए मैं समझाऊंगा पूरा आपको। ठीक ना। देखिए मान लीजिए कि कोई यहाँ पे आवेश है Q, यहाँ पे आवेश है। ठीक ना। Q यहाँ पे आवेश है, तो इसके कारण इसके चारों तरफ क्या होगा सर, इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा ना। इसके चारों तरफ क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता होगा। ठीक है। इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है। इसमें इसके कारण यहाँ पे एक परीक्षण आवेश रख देते हैं। यहाँ पे हम क्या रख देते हैं, एक परीक्षण आवेश Q0 रख देते हैं। तो इसके द्वारा जो अनुभव किया गया बल होगा ना, मान लीजिए कि इसके द्वारा अनुभव यहाँ से अनुभव किया गया बल है F है। क्या है, अनुभव किया गया बल F। तो इस F को यदि हम Q0 से इसे भाग देंगे तब का जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगा। ये कहने का मतलब है। ठीक ना। और कोई मतलब कि टीचर अलग डेफिनेशन लिखवाएंगे तो उनका भी ठीक है, खाली कहने का मतलब सेम होना चाहिए। ठीक ना। कहने का मतलब यही होना चाहिए, ए वाला। ठीक है। ए हमको लाना है। यहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है। लिखिए, यहाँ से लिखते हैं, माना कि Q एक आवेश है। इसे R दूरी पर मान लेते हैं। E कितना दूरी पर है, R। माना कि Q एक आवेश है, आवेश है जिसे R दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है तथा जिस पर लगा बल F है, तथा जिस पर लगा बल F है, जिस पर लगा बल क्या है, F है। ठीक है। यहाँ तक। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए वाला आ जाएगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना। तो लिखिए विद्युत लगा बल F है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बोलता है कि जो बल लग रहा है उसको Q0 से भाग देंगे तो आएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही ना। तो यहाँ से अब चलते हैं आगे आ जाइए। आगे यदि हम चले तो क्या आया मेरा है E बराबर है F बटा Q0, यही ना है सर। तो हाँ सर यही आया है। ठीक। अब देखिए यहाँ से यदि हम कूलॉम के नियम से चलें, कूलॉम के नियम से कूलॉम का नियम क्या था सर, अभी हम पढ़ाए थे ना। तो क्या था कि दोनों आवेश के जो बल लग रहा है वो क्या होगा, K, और दोनों आवेश के गुणनफल तो Q था, एगो Q0 था। अब बटा दूरी R स्क्वायर होता है, यही ना, R स्क्वायर। ये कूलॉम के नियम से हो गया। इसको पहला समीकरण मान लेते हैं, नहीं सॉरी, इसको पहला समीकरण मान लेते हैं। इसको पहला समीकरण, ठीक ना। इसको पहला समीकरण मान लिया। अब समीकरण 1 को हम समीकरण 1
से, समीकरण 1 से चलते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से तब क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से ई बराबर रख देते हैं, ई बराबर एफ के जगह क्या रखेंगे, के क्यू क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर। एफ की जगह यहाँ क्या था, क्यू नॉट था। अब देखिए यहाँ से क्यू नॉट से क्यू नॉट कर देंगे तो कितना देगा, के क्यू बटा आर स्क्वायर। तो ई बराबर क्या आ गया, के क्यू बटा आर स्क्वायर। क्या आ गया, के क्यू बटा आर स्क्वायर आ गया ना। बोलिए किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, बहुत भी आए हैं, आंसर क्यों नहीं, बहुत भी आए हैं, ठीक है। शुरू से देखिए, अगर किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हैं ये वाला क्वेश्चन में। ओ माय गॉड, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है अगला कंसेप्ट पर। ओह माय गॉड, बहुत, क्योंकि बहुत हम डिस्टेंस आज बहुत जगह जाना पड़ा, इसीलिए थक गए हैं थोड़ा। अब जल्द ही आप लोग के लिए बहुत मतलब कि बढ़िया उपाय किया जा रहा है, जैसे कि मैराथन अब चलने वाला है, लगातार मैराथन चलेगा, मतलब पूरा सिलेबस हमको खत्म कराना है कुछ भी करके आप लोगों का, ठीक है। यहाँ इसका हो गया उपाय। चलते हैं आगे, आगे लिखिए, यहाँ हो गया ना। देखिए अगला लिखिए, विद्युत बल रेखाएं, क्या है, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, ठीक है। लिखिए जल्दी, तो विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखाएं का प्रॉपर्टीज देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछता है, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा। पहला लिखिए, पहला विद्युत बल रेखा, ये वह काल्पनिक रेखा, वह काल्पनिक रेखा, वह काल्पनिक रेखा जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, को प्रदर्शित करता है, जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, ठीक ना। काल्पनिक रेखा होता है जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। दूसरा लिखिए, मतलब कि इसको दिखाई नहीं देगा, इसको आप टच भी नहीं कर सकते हैं, केवल इमेजिन कर सकते हैं। दूसरा लिखिए, दूसरा है दूसरा लिखिए, धनात्मक विद्युत बल रेखाएं, लिखिए विद्युत बल रेखाएं, दूसरा विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं धनात्मक से प्रारंभ होकर, धनात्मक से प्रारंभ होकर, प्रारंभ होकर होकर ऋणात्मक तक जाती है, ऋणात्मक तक जाती है, ऋणात्मक तक जाती है। विद्युत बल रेखा होता है ना बाबू, तो धनात्मक मतलब पॉजिटिव वाला से प्रारंभ हुआ एंड निगेटिव, ऐसे निगेटिव वाला, तो यहाँ से प्रारंभ होकर ऐसे जाता है, यहाँ से प्रारंभ हुआ ऐसे, यहाँ से प्रारंभ होगा ऐसे जाएगा।
ठीक है, यहाँ से प्रारंभ होगा, यहाँ से प्रारंभ होगा ऐसे जाएगा, यहाँ से प्रारंभ होगा ऐसे जाएगा, यहाँ से प्रारंभ होगा ऐसे, यहाँ से ऐसे 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 जाता है, ठीक ना। ठीक है, दूसरा लिख लीजिए, बना लीजिए, तीसरा पॉइंट लिखिए। तीसरा है, तीसरा लिखिए, तीसरा पॉइंट लिखिए। तीसरा, तीसरा लिखिए। तीसरा है विद्युत बल रेखाएं के, विद्युत बल रेखाओं के, विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा विद्युत बल की दिशा को बताता है, विद्युत बल की दिशा को बताता है, विद्युत बल की दिशा को बताता है, को बताता है। ठीक है, यहाँ तक लिख लिए। देखो बाबू, आओ जो चैप्टर बचा है ना, इस चैप्टर का मतलब कि अगला लेक्चर में आएगा, उसमें देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा आज थोड़ा हम थके हुए हैं। ठीक है, कल मतलब कि अब आप लोग का मैराथन ही चलेगा लगातार। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखो बाबू, क्या चीज करना होगा आपको, आपको मतलब कि जितना मैं पढ़ा दिया हूँ वो सब रिवाइज करते चलना है, और अदर सोर्सेस से जैसे क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, ये सब, तो उस सब से भी अपने से भी खुद से भी तैयारी करते चलिए। और मैं भी डेली आपके लिए लेक्चर लाता रहूंगा, लगातार रिवाइज कराता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए इतना आज कराएं, ठीक ना। अगला सेशन में कराएंगे नेक्स्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद। और देखो क्या करना है आपको, मतलब कि चैनल से जुड़ जाइए सभी लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ऐसा ऐसा कंटेंट आपको दे सकूं। देखो बाबू, ऐसा कंटेंट आपको फ्री में कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं मतलब कि यहाँ पे बोल रहा हूँ ओपन चैलेंज, यूट्यूब पर बोल रहा हूँ ओपन चैलेंज है, खुला में ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा सर। पैसा इसके लिए चार्ज करना होगा, बहुत पैसा लगेगा, ठीक ना। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग पढ़ें, तो उसके लिए सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए, मेरा मतलब सहयोग कीजिए कि मैं सभी लोगों को पढ़ा पाऊँ फ्री में। चलिए इसको कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।